अस्सलाम वालेकुम सामीन। अब्दुल्ला ख़ान एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जो हम बात करेंगे वो बहुत ही अहम बात है। आपको मेरा साथ देना होगा, मेरे साथ रहना होगा। हो सकता है ये वीलाग थोड़ा सा लंबा हो जाए। मैं कोशिश करूँगा जितना मुख्तसर हो सके बात करूँ। बात असल में ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन की जो बात हो रही है और तकरीबन कोई 1 महीने बाद पाकिस्तान में इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी हुई है। मैं शुरू दिन से एक बात कहता चला आ रहा हूँ कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये कैसा गैर जमहूरी बंदा है, ये चाहता है कि जनाब डिक्टेटरशिप रहे और ये जमहूरियत पसंद नहीं है। आप मेरे बारे में कोई भी राय रख सकते हैं, लेकिन नाजरीन मैं आज आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चीज़ें आपके गोश गुजार करूँगा। मैंने 1-2 कॉलम भी लिखे, लेकिन वो शायद किसी की कहते हैं किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ उन पे गौर कीजिएगा। इलेक्शन का मकसद क्या है, कभी इस पे गौर किया? जमहूरियत का मकसद क्या है, कभी आपने इस बात पे गौर किया? ये इलेक्शन जमहूरियत किस लिए हैं? अवाम की हुकूमत लाने के लिए, अवाम की सहूलत के लिए, अवाम के मसाइल हल करने के लिए, अवाम के नुमाइंदों को ईवान इक़्तिदार में पहुँचाने के लिए। यही बात है ना आपके जहन में कि ये इलेक्शन इसलिए होते हैं कि अवामी नुमाइंदगी, अवाम के नुमाइंदा लोग असम्बलियों में पहुँचे, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें और अवाम के जो है मफादात उसका तहफ़्फ़ुज़ हो, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। क्योंकि हमें एक सबक पढ़ाया गया है कि ये जो जमहूरियत है ये बुनियादी तौर पे अवाम की नुमाइंदगी ईवानों में करने का एक बेहतरीन तरीका है। ये एक लंबी बहस है, उसमें मैं अभी नहीं जाता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या अवाम की नुमाइंदगी माजी में ईवानों में होती रही है? और वो पार्टियां जो जमहूरियत इस मुल्क में लाना चाहती हैं, जो जमहूरियत के राग अलापती हैं सुबह शाम दिन रात, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, क्या उन पार्टियों में जमहूरियत है? कौन सी पार्टी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं? आपको याद है इमरान खान ने कहा था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मैं अपनी पार्टी में कराऊंगा, और उन्होंने कहा था सबसे पहले अपनी पार्टी में इलेक्शन होने चाहिए। जब उनको इलेक्टेबल्स की ज़रूरत पड़ी, अपनी पार्टी का अपना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने जो है ना वो फारग कर दिया, जस्टिस वजीउद्दीन सिद्दीकी, उनको फारग कर दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, इस वक्त पाकिस्तान में तो यही बजाय बड़ी तीनों जमातें हैं। उनमें से कौन सी पार्टी में जमहूरियत है, कौन सी पार्टी में इलेक्शन होते हैं? इन्होंने बड़े फरसूदा किस्म के जो है ना वो आपको वो दलाइल देते हैं कि जी अवाम हमें चाहती है तो हम इलेक्शन में हैं। भाई अवाम चाहती है, चलें यार, ऊपर आप बैठे रहे, नीचे किसी जगह पर भी तो इलेक्शन करवा लें। नहीं, किसी जगह पर भी पार्टी में इलेक्शन नहीं होता, ज़िली सतह पर, तहसील की सतह पर भी नहीं होता। क्या होता है? नॉमिनेशन होती है और इतने धड़ल्ले से होती है, और फिर उसके बैनर लग जाते हैं कि जनाब फ़लाँ को ज़िली सदर मुकर्रर कर दिया गया, नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने फ़लाँ सदर को, फ़लाँ शख्स को नून लीग रावलपिंडी का सदर मुकर्रर कर दिया, फ़लाँ शख्स को पीटीआई के इमरान खान ने फ़लाँ ज़िले का सदर मुकर्रर कर दिया या जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। ये नॉमिनेशंस मुकर्रर करना, ये कहाँ से जमहूरियत है आगे भाई? ये किधर से जमहूरियत है? यानी ये पार्टियाँ तहसील लेवल पर भी इलेक्शन कराने की रवादार नहीं है अपनी ही सफ़ों में। मुल्क में वो इलेक्शन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? और मैं जो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूँगा वो बाद में, पहले ये लोग क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये इक़्तिदार में आना चाहते हैं। आप समझते हैं ये जमहूरियत की गेम है सारी, ये जमहूरियत लाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। जमहूरियत लाना चाहते तो अपनी सफ़ों में जमहूरियत पहले लाते, लेकिन अपनी सफ़ों में जमहूरियत नहीं ला रहे हैं। वो जमहूरियत को सीढ़ी बना रहे हैं अपने इक़्तिदार और अख्तियार के लिए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है।
नाजरीन, आपको और मुझे हमें क्या चाहिए? हमें इस्तेहकाम चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, मईशत को ग्रो करना चाहिए, मईशत का पहिया चलना चाहिए, पॉलिसियों में तसलसल होना चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। ठीक है, ये कब मुमकिन होता है? जब मुल्क में स्टेबिलिटी होती है। और स्टेबिलिटी कैसे आती है? जमहूरियत से तो कभी स्टेबिलिटी नहीं आती। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं जमहूरियत की मुखालफत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है पिछले 70 साल में, अब ज़रा वो फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपके सामने रखता हूँ, ज़रा उनको गौर से सुनिएगा, देखिएगा, फिर इस बात से कतई नज़र कि आपकी क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन है, किस पार्टी के साथ आप वाबस्ता हैं, प्लीज़ इन बातों को थोड़ा सा तवज्जो से गौर से सुन लीजिएगा। पाकिस्तान में आपको पता है शुरू में तो ब्यूरोक्रेसी का इक़्तिदार पे कब्ज़ा रहा, फिर 58 में फ़ौज का आ गया, इक़्तिदार आ गया। तो उसके बाद जो है ना, वो पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसको हम कहते हैं, वो कौन से हुए थे? 1971 में। नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। फिर अगला इलेक्शन कब हुआ? 1977 में। और आजकल के नए बच्चों को शायद 77 का पता नहीं होगा, 1977 में इलेक्शन हुए। उसका क्या नतीजा निकला? मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, क्योंकि अपोजिशन ने नताइज कबूल नहीं किए, एक सियासी बहरान पैदा हुआ, उसका फ़ायदा उठा के जना ज़िया उल हक ने इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया। सही या गलत उसको छोड़ें एक तरफ, जो हुआ मैं उसकी बात बता रहा हूँ। फिर 1988 में इलेक्शंस हुए। इस्टेब्लिशमेंट की पूरी कोशिश के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो जो है ना, वो जीत गई, इक़्तिदार में आ गई। नतीजा क्या निकला? पंजाब वर्सेस मरकज़। इधर बेनज़ीर की हुकूमत, उधर नवाज शरीफ की हुकूमत पंजाब में, और दोनों की आपस में लड़ाई। नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी बेनज़ीर भुट्टो को सामना करना पड़ा। 18 महीनों बाद उनकी हुकूमत घर चली गई। नवाज शरीफ साहब आए 93 में, वो भी घर चले गए, और फिर बेनज़ीर आई 96 में, वो घर चली गई। मरकब पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस की लड़ाई में 10 साल पाकिस्तान के गुजर गए, 10 साल तबाह हो गए। पॉलिसियों का तसलसल नहीं, एक हुकूमत आ रही है, कुछ पॉलिसी बना रही है, दूसरी आ रही है, कुछ बना रही है। बेनज़ीर भुट्टो ने 1996 में जब उनका इक़्तिदार था, तो उन्होंने 94 से 96 तक जिन लोगों को भर्ती किया था, नवाज शरीफ ने आके उनको निकाल दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने आके इतने, मेरा ख्याल है कितने सालों बाद, 10-15 साल बाद उनको आके बहाल करके पिछली तनख्वाहें भी दे दी। एक पॉलिसी कोई होती है, एक भर्ती करता है, दूसरा निकाल देता है। फिर एक मार्शल लॉ आ गया, परवेज़ मुशर्रफ का इक़्तिदार आ गया। फिर 2008 में फिर जो हमारे मुल्क में सिविलियन हुक्मरानी शुरू हुई। क्या हुआ? 2008 के इलेक्शन के कर क्या नतीजा निकला? पंजाब में फिर नून लीग, मरकज़ में पीपल्स पार्टी, और फिर उनकी उसी तरह से लड़ाई। वो शहबाज शरीफ का आपको याद है ना, जब वो पेट फाड़ने के नारे लगाया करते थे और जरदारी को गलियों में घसीटने की बातें किया करते थे, ये उसी दौर की बातें हैं। उसी दौर में पीपल्स पार्टी ने पंजाब में जो है गवर्नर राज लगा दिया था, फिर मेरा ख्याल है अदालत ने उसको वो नलीफाई कर दिया, और टसल ही दोनों के दरमियान रही। उस टसल का क्या नतीजा निकला? नवाज शरीफ साहब यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ कोर्ट में चले गए, और फिर उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, और एक बिल्कुल वो कहते हैं ना कि आज नवाज शरीफ अपनी बातें करते हैं कि हमें एक पनामा के का बता के तो इकामा में डिस्क्वालीफाई किया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी को भी तो आपने यही कराया था ना। मुकाफ़ात अमल सिर्फ क्या इमरान खान के लिए होगी? आपके लिए भी तो होगी। यूसुफ रज़ा गिलानी को एक छोटे से केस में तौहीन अदालत का वो करवा के, और तौहीन अदालत भी क्या कि भी अदालत की बर्खास्तगी तक उनके ऊपर वो सज़ा थी, लेकिन चूंकि वो सज़ा याफ्ता हो चुके थे तो टेक्निकली वो नॉकआउट हो गए, और नवाज शरीफ साहब ने उनको बिल्कुल ही एक फजूल किस्म की चीज़ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को घर भिजवाया। खैर, लंबी कहानी है। फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब उनकी जगह आए। बहरहाल वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर पाए। 13 में के इलेक्शन आए तो धांधली का नारा लगा के इमरान खान सड़कों में निकल आए, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को चैन से बैठने नहीं दिया। एक अजीब अफरा तफरी, इधर चीन का वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ रहा है तो यहाँ पे जनाब मुजाहरे हो रहे हैं, सी पैक लॉन्च हो रहा है, मुल्क की तकदीर बदलने की बातें हो रही हैं, तो इधर जनाब 126 दिन का धरना
वो जारी है। वो तो APS पे अटैक हो गया और उसके बाद जो है ना वो उस धरने से कौम की जान छूटी। वो क्या था, 4 साल 5 साल नवाज शरीफ की या नून लीग को इमरान खान ने सुकून से हुकूमत नहीं करने दी, और क्या नतीजा निकला कि फिर 2018 में जब इमरान खान आए तो उनके साथ वही सलूक किया गया जो उन्होंने पिछली हुकूमत के साथ किया था। फिर PDM जो है ना वो सड़कों पर थी, और फिर क्या था, कोई समझ नहीं थी मुल्क की। और फिर जब चीज़ें ट्रैक पे आ गई तो फिर इमरान खान का भी धड़न तख्ता हो गया, क्योंकि इकॉनमी रिकवर कर गई थी कोरोना में से। जो सच्ची बात है वो मैं करूँगा, इसका ये मतलब नहीं मैं इमरान खान की हिमायत कर रहा हूँ। नवाज शरीफ के दौर में चीज़ें ठीक जा रही थी, उनका धड़न तख्ता हो गया, फिर चीज़ें नीचे चली गई, फिर इमरान खान की रिकवरी का फेस स्टार्ट हुआ और जब इकॉनमी जो है ना वो 6% पे ग्रोथ हो गई, इमरान खान को घर भेज दिया गया। ठीक है, क्या था ये सारा, वही तसलसल। कोई इलेक्शन पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं लाता। और फैक्टर आप कह सकते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, यकीनन इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है। जब इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते और ख़त्म करना भी नहीं चाहते। इमरान खान किसके कंधे पे सवार होके आए? इस्टेब्लिशमेंट के। 2013 में भी इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे सवार हो गए, 18 में भी इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे ही सवार होके आए। फिर अब नवाज शरीफ किसके कंधे पे सवार होके आने की कोशिश कर रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे सवार होके आने की। वो जो था वोट को इज्जत दो वाला नारा शारा, वो सारा माजी का हिस्सा बन गया। जब इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ये सियासी जमातें ख़त्म करना ही नहीं चाहती तो इस्टेब्लिशमेंट को क्या ज़रूरत है वो उसमें से इक़्तिदार की इस संगासन से बाहर निकल जाए। ज़ाहिर है उनके मफादात हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे लगाई हुई हैं। वो समझते हैं कि हमारे नज़दीक पाकिस्तान का मफाद हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, जो कि उनकी भी ये गलतफहमी है, क्योंकि वो एक कुछ समझता है, दूसरा कुछ समझता है। बाजवा साहब कुछ समझते थे, आसिम मुनीर साहब कुछ समझते थे। बाजवा साहब ने पॉलिसियों को एक और डायरेक्शन दे दी थी, इन्होंने आके अपनी मर्ज़ी की डायरेक्शन दे दी, और अगला कोई आने वाला होगा वो अपनी मर्ज़ी करेगा, क्योंकि वहाँ पर भी तसलसल नहीं होता। वहाँ पे भी जो भी बंदा आता है 3 साल का विजन लेके आता है, 3 साल उसको जो सोच आती है वो कहता है बस यही ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करो। दूसरा आता है वो कहता नहीं यार उसको कुछ पता नहीं था, मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। हाँ, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो चीज़ें ठीक होती हैं कि कम से कम डिलीवरी हो जाती है, जो चीज़ वो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तो उनके पास भी कोई मसले का हल नहीं होता। तो खैर अक्सर बात मैं ये कर रहा था कि 2018 के इलेक्शन में भी मुल्क में इस्तेकाम नहीं आया, 13 से भी नहीं आया, 8 से भी नहीं आया, और 90 की दहाई से भी नहीं आया, 70 की दहाई से भी नहीं आया। तो फिर फ़ायदा क्या? कितने अरब रुपए, 62 अरब के 65 अरब रुपए हम इन इलेक्शंस पे लगाएंगे, जो कि ये होंगे 8 फरवरी को। और जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त चल रही है, इन इलेक्शंस के ऊपर को कौन मानेगा? जिस तरह से आरोज़ कर रहे हैं, जिस तरह से की कहानियाँ रोज़ की बुनियाद पे आ रही हैं, इन इलेक्शंस पे तो अभी से सवाल उठने शुरू हो गए। इनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? 13 के इलेक्शन बहुत बेहतर थे, 18 के इलेक्शन बहुत बेहतर थे। इस्तेकाम उनसे नहीं आया तो इनसे कहाँ आएगा भाई? तो इससे कोई अमन नहीं आने वाला, कोई इस्तेकाम नहीं आने वाला। ये इलेक्शन पाकिस्तान में एक नया पटारा खोल देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी भी इन इलेक्शंस की होने वाली नहीं है कि जिस तरीके से एक पार्टी के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है ना वो उसका जो किरदार है उसके ऊपर जो, और जिस तरह जुडिशरी जो है ना वो उसके हवाले से कोई एक जुडिशरी उधर टिल्ट मार रही है, दूसरी उधर मार रही है। मतलब जुडिशरी भी के अंदर भी तकसीमें हुई हैं, वो अपनी मन मर्जी जिसको जो पार्टी पसंद है वो उसके साथ जाके खड़ा हो जाता है। मतलब कानून के मुताबिक फ़ैसलों का होना है, ये तो अब पाकिस्तान में ख्वाब बन के रह गया है। ठीक है, कानून वो मोम की नाक है, इधर फेर लें उधर फेर लें, जिसको जो मर्ज़ी है वो फ़ैसले कर लेता है। तो इस सूरत हाल में कौन सा इस्तेकाम आएगा पाकिस्तान में? तो होना क्या चाहिए? देखिए नाजरीन, मेरा और आपका मफाद जो है ना वो इलेक्शन में नहीं है। कौन ऊपर आता है? इमरान खान आता है, नवाज शरीफ आता है, जरदारी साहब आते हैं, या मतलब हुएवर,
बिलावल आ जाए, क्या होगा? मुझे और आपको कोई फ़ायदा होगा? हम वैसे ही जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। हमारा इसमें क्या है? ये हमें कैनन फोल्डर बनाते हैं, हमें ये इक़्तिदार की सीढ़ी बनाते हैं और फिर ऊपर चढ़ के अपनी मौज मस्तियाँ करते हैं, पैसे बनाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार में आने वाला हर बंदा ही अमीर हुआ, पाकिस्तान गरीब हुआ? चाहे वो फौजी थे, गैर फौजी हुक्मरान, सबकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, कौन गरीब हुआ? पाकिस्तान नीचे गया, ये सारे ऊपर चल जाते गए। ये एक बात ही काफ़ी है भाई, मुल्क गरीब हो रहा है तो आप कैसे अमीर हो रहे हैं यार? आपके ख़ानदान अमीर हो रहे हैं, आपके बिजनेस अमीर हो रहे हैं। और ये बात ध्यान में रखें, जो MPs थे, जो MNs थे, जो सेनेटर्स थे, जो वज़रा थे, जो वज़राए आज़म थे, जो सदूर थे, जिस किसी को भी उठा के देख लें, जो आपके आर्मी चीफ से, जो भी मतलब इसके इक़्तिदार के इस गेम में जो भी शामिल रहा, सबकी माली पोजीशन बेहतर हुई, सबकी माली पोजीशन बेहतर हुई। और ये सब ने कहाँ से कमाया? इसी पाकिस्तान से, जायज़ या नाजायज़ तरीके से कमाया। यार आपका बिजनेस बढ़ रहा है, पाकिस्तान का नीचे क्यों जा रहा है? इमरान खान के असासे भी आपके सामने आए हैं, वो भी बढ़ गए हुए हैं, उनकी वैल्यू बढ़ गई हुई है। असासे शायद वही हों लेकिन उनकी वैल्यू बढ़ गई हुई है। नवाज शरीफ साहब के भी बढ़ते ही रहे हैं, जरदारी साहब के भी बढ़ते रहे हैं, और परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो है ना वो अकाउंट्स में अनलिमिटेड किस्म का पैसा था। किस बंदे की बात कर रहे हैं आप? मुझे एक बंदा बताएं, स्वाय जनरल ज़िया-उल हक के, उनकी जब वो इस दुनिया से गए तो उनकी फैमिली के पास घर नहीं था, और वो चौधरी शुजात ने अपनी किताब में लिखा, उन्होंने उनके जनरल ज़िया-उल हक की फैमिली को अपने घर में रखा, और बाद में खैर उन्होंने जो बनाया। ज़िया-उल हक के ऊपर 100 चीज़ें आप लोग कह सकते हैं, लेकिन उस बंदे के ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं बना, ना उनकी फैमिली ने कुछ कमाया, ना उनके बच्चों ने कोई उस इक़्तिदार से कमाया। बाकी आप किसी को उठा के देखें, कोई पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी को देखें, सबसे पहले अपना आप वो जो है ना वो अपना किला मजबूत करते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत करते हैं, फिर जो टाइम बच जाता है वो मुल्क के लिए लगाते हैं। ये है मुल्क के लिए खिदमत का जज्बे। और नारे देखें सबके सब ये कहते हैं कि हम मुल्क की खिदमत करना चाह रहे हैं, खाक मुल्क की खिदमत करना चाह रहे हैं। तो जनाब ये इलेक्शन 65 अरब 60 अरब रुपया मेरा आपका लगेगा, नतीजा क्या निकलेगा? किसी एक पार्टी के लोग आ जाएंगे और वो इक़्तिदार में आके बैठ जाएंगे। अभी इस वक्त देखें ना, मुल्क में केयर टेकर सेटअप है, मुल्क का निज़ाम चल रहा है, बेहतरीन वज़रा बैठे हुए हैं, ऊपर वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, नीचे एक बेहतरीन टीम बैठी हुई है, अपना काम कर रहे हैं। हर मुतलका मिनिस्ट्री का वो बंदा बैठा हुआ है जो उसका एक्सपर्ट है। मुल्क का निज़ाम चल रहा है, बस यही है ना, इसके ऊपर वो ठप्पा नहीं है, वो वोट वाला ठप्पा नहीं है। अभी जो आपकी जो शमशाद अख्तर हैं जो वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने कमाल किया है FBR के 2 हिस्से इंडिपेंडेंट करने का, जो इतना बड़ा जो रिफॉर्म्स का काम था, पता नहीं कब से लोग कह रहे थे उन्हें होना चाहिए, तो नहीं हो रहा था। किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने नहीं किया, इन्होंने करके दिया। 4 महीनों में इन्होंने कमाल करके यानी कमाल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इन्होंने अपने वोटर को खुश नहीं करना था। ये जो केयर टेकर सेटअप है, इसमें जितने मिनिस्टर्स हैं उनका क्या फोकस है? मैं मिनिस्टरों के पास जाता रहा हूँ, जब ये इलेक्टेड मिनिस्टर्स थे उनके दफातर में, यकीन करें वो पार्टी के कारकुनों का जमघटा लगा होता था हर वक्त। जनाब वो पार्टी के, उसको भर्ती करा दो, उसकी ट्रांसफ़र करा दो, उसका ये करा दो, उसका वो करा दो, पार्टी वर्कर्स और उनके मफादात और उनके काम, और ये सबसे पहली तरजीह होती है इलेक्टेड जो नुमाइंदे होते हैं उनकी। मुल्क बढ़ गया। और क्या पार्टियां वोट देती हैं किसी ऐसे बंदे को जो वो हो, आप कह लें कि जो काबिलियत की बुनियाद पर? नहीं, वो देखती हैं कि इलेक्टेबल है या नहीं, इलाके में कितना बड़ा जो ना उसका असर रसूख है। तो नाजरीन, होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि इस पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम से इस पाकिस्तान की जान छुड़ाएं। और ये चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनली मुमकिन नहीं है, इन सियासी जमातों ने ऐसे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दिए हुए हैं, ऐसी रुकावटें खड़ी कर दी हुई हैं कि इस निज़ाम को, चूँकि इसमें इनका सर्वाइवल है, इस निज़ाम को कोई नहीं छेड़ सकता। तो ऑपरेशन मजबूरी है।
ऑपरेशन ये है कि इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं उनकी सरबराही में, और बेशक जो भी आर्मी चीफ आगे वाला आना उसको कॉन्स्टिट्यूशनली या जो भी किसी भी तरीके से उसको ये दें, रोल दे दें, उसकी निगरानी में 20 या 30 बंदों की एक रहबरी शुरा बने जिस तरह ईरान में है। वो रहबरी शुरा जो है ना वो वज़ीर आज़म मुकर्रर करे, वज़रा मुकर्रर करे, सूबों में जो है ना वो नुमाइंदे करे, और ये वो लोगों याद रखें, ये वो लोगों जो आर्मी चीफ समेत जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने का जज्बा रखते हों, जो एक पैसा ना लें, तनख्वाह एक पैसे की भी ना। ऐसे हैं पाकिस्तान में, काबिल लोग हैं जो डिलीवर करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। एक पाई का पैसा ना आर्मी चीफ हो, ना ये जो लीडरशिप कौंसल हो, एक पाई का भी मफाद ना लें, एक पैसा भी ना लें, कहेंगे मुल्क के लिए करेंगे, और उनकी का एक टेन्योर हो 10 साल का, 20 साल का, और इन लोगों का काम हो इंश्योर करना कि एक गवर्नमेंट 20 साल चलेगी, 20 साल तक पॉलिसियों का तसलसल रहेगा। ये क्या उखाड़ पिछाड़, 5 साल बाद जनाब इधर से वो गया, उसने नई पॉलिसी बनाई, दूसरे ने दूसरी पॉलिसी बनाई, IMF के पास जाना है, नहीं जाना है, ये करना है, वो करना है, क्या तमाशा है ये जो जमहूरी निज़ाम है। तो 20 साल के लिए हमें एक गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन वो गवर्नमेंट का फौजी फेस नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ का सिर्फ ये काम हो, 20 बंदों की कौंसल बनाई, और उस कौंसल का काम हो कि बेहतरीन लोगों को लाया जाए, ऊपर बिठाया जाए। वज़ीर आज़म भी यही जो है ना वो कौंसल मुकर्रर करे, इसी वज़ीर आज़म को चलने दें, यंग आदमी है, चलते रहें, कोई और लाना है तो और ले आएँ, ठीक है। लेकिन 20 साल तक एक ही हुकूमत होनी चाहिए पाकिस्तान में। ये 10 साल का भी नहीं, 10 साल का हमने देख लिया है, 10 साल का फौजी इक़्तिदार आता है, पहले वो बेहतरी आती है, फिर उसको शौक चढ़ता है फौजी जर्नैल को कि उसकी लेजिटिमेसी होनी चाहिए, उस लेजिटिमेसी के चक्कर में, वो इलेक्टेबल्स को साथ मिलाने के चक्कर में वो बेड़ा गर्क करके फिर भी चला जाता है। लिहाजा 20 साल तक के लिए हमें एक ही हुकूमत चाहिए, और नीचे एक सही जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम वो होना चाहिए। 20 साल तक वो इवॉल्व करेगा, क्योंकि इन सियासी जमातों ने कभी भी ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को पनपने नहीं दिया, क्योंकि लोगों ने लीडर बन के ऊपर आना होता है उसमें, और ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये चाहेंगे कि कोई नीचे से ऊपर आ जाए। सवाल ही पैदा, ये पिदरम सुल्तान बूद, बाप बेटा पोता पोती, वो ये इस चक्कर में होते हैं। तो डिलीवरी जो देंगे लोग देखेंगे, यार ये इस बंदे ने यहाँ काउंसलर था या मेयर था, ये फ़लाँ जगह पे जनाब नाज़म था, इसने डिलीवर किया है, इसको मज़ीद बड़ा रोल दें। ये तैयब एर्दोआन की अब सारी मिसालें देते हैं, तो ये मेयर था अनकरा का, इंडोनेशिया का जो सदर है वो जकार्ता का मेयर था। दुनिया में लीडरशिप इस सिस्टम से आती है। 20 साल तक इस सिस्टम को चलने दें, ठीक है। फिर मुतनासिब नुमाइंदगी का कोई निज़ाम ले आएँ या जो भी ले आएँ, इस दौरान कॉलेजेस में यूनियंस को बहाल करें, ताकि जमहूरियत लोगों को समझ आए कि जमहूरियत है क्या। ये पिदरम सुल्तान बूद वाली जमहूरियत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में आने का ज़रिया है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कौन सी पाकिस्तानी सियासी जमात, वो वही बात है, फिर वही बात दोहरानी पड़ रही है मुझे, किस जमात में जमहूरियत है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इनमें से किसी का जमहूरी दिमाग ही नहीं है, जहन ही नहीं है। इनमें से कोई जो है ना वो बर्दाश्त करता है अपोजिशन? इमरान खान बर्दाश्त करता था? नहीं। जरदारी साहब बर्दाश्त करते? नहीं। ये मुस्तफ़ा कोकर के साथ क्या हुआ? क्यों निकाला गया पार्टी से? सेनेटर था, बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था, अच्छा बोल रहा था, ठीक है, आपकी पार्टी के हिसाब से पैसे शैसे वाला भी था, क्यों निकाला उसको? क्योंकि वो बोलता था, वो एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखता था। मुख्तलिफ नुक्ता नज़र तक बर्दाश्त नहीं है ये जमहूरियत के नारे लगाने वालों को। जमहूरियत में तो इख्तिलाफ राय बड़ी बुनियादी चीज़ होती है, पार्टीज़ में डिस्कशंस होती हैं। नहीं जनाब, पब्लिकली क्यों बोला? यार पब्लिकली बोला तो क्या फ़र्क पड़ता है? एक बंदा अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता। इजहार राय जमहूरियत की वैल्यूज़ में से एक बड़ी वैल्यू है। इन पार्टियों में आप इजहार राय नहीं कर सकते, आप खुल के पार्टी क़यादत पे तनकीद नहीं कर सकते, आप पार्टी क़यादत के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लड़ेंगे तो क्या होगा? आपके साथ क्या सलूक किया जाएगा? पार्टियां किसकी हैं? मिल्कियत है, ख़ानदानों की मिल्कियत है, शख्सियतों की मिल्कियत है। ये 3 पार्टियां, उधर JUIF को देख लें, मौलाना साहब, ANP को देख लें, किसकी है? वो वली खान और उनके ख़ानदान की है। अचकज़ई साहब की पार्टी उनके अचकज़ई साहब के ख़ानदान की है।
आप किसी को देख लें, पाकिस्तान में दो पार्टियां हैं, MQM और जमात इस्लामी, जिनमें बहरहाल वर्कर लोग ऊपर आते हैं, लेकिन ये इन दोनों को ना पाकिस्तानियों ने वोट देना है। MQM ने अपने आप को ज़ाहिर है वो लिसानियत के साथ ऐसा क्लब कर दिया है, वो कराची से ही बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो सकी। और जमात इस्लामी चूँकि मज़हब उसके नज़दीक सबसे पहला, और मज़हब के हवाले से पाकिस्तानी ज़रा अजीब से लोग हैं, वैसे बड़े मजहबी होते हैं लेकिन मजहबी जमातों को वोट नहीं देते। तो मजहबी जमातों में यानी पाकिस्तान में दो जमातें हैं जिसमें ग्रास रूट लेवल से लोग ऊपर आते हैं, और अभी कुछ नई पार्टियां जो बन रही हैं, लेकिन वो भी वक्त लगेगा उनके आने या ना आने में। तो कहने का मकसद ये है कि मौजूदा बड़ी पार्टियां जो इस मुल्क में किसी न किसी की पोजीशन पे हैं या आने वाली हैं, उनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं। तो आपको क्या बुखार चढ़ा हुआ है कि आप जो है ना वो जमहूरियत के चक्कर में आप इस मुल्क की तबाही के लिए इलेक्शन में जाना चाहते हैं। नाजरीन, इस बात को आज ख़त्म करते हैं। वीलॉग बड़ा हो गया, मुझे यकीन है आपने नहीं देखा होगा सारा, और शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो यहाँ तक पहुँचेंगे। फिर कहता हूँ 20 साल तक एक हुकूमत होनी चाहिए, प्रोटेक्शन उसको आर्मी की होनी चाहिए कि आर्मी हम चाहे ना चाहें इक़्तिदार के इस जो इक्वेशन है उसमें शामिल है। मेरे और आपके कहने से नहीं निकल सकती है, उस वक्त तक नहीं निकल सकती जब तक ये सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं आती, जब तक कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जमहूरी तरीके से लोग आगे नहीं आते। तो इसलिए बेहतर यही है कि आर्मी की प्रोटेक्शन में एक लीडरशिप काउंसिल बने, आर्मी चीफ उसके हेड हों, और वो फिर पूरा मुल्क का निज़ाम चलाएं, छोटे सूबे हों, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो। ये जो कुछ इस वक्त चल रहा है, सबकी निज़ाम सबको लपेटना ज़रूरी है। और ये जो आइन है, आइन मुल्क को आगे बढ़ाता है, लेकिन हमारे आइन में ऐसी ऐसी तरमीमें कर दी गई हुई हैं कि ये अब मुल्क की बागें खींच रहा है, इसको आगे नहीं बढ़ने देता इस मुल्क को। क्योंकि आप देखें, अगर हम पार्लिमानी से सदारती निज़ाम की तरफ चाहते हैं तो उसके लिए रेफरेंडम की ज़रूरत है। रेफरेंडम पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी ऐसी तरमीमें कर दी हुई हैं कि अब आप रेफरेंडम नहीं अपनी मर्ज़ी से कर सकते। आपको 2/3 अक्सरियत या पता नहीं इससे भी ज़्यादा कौमी असम्बली से और बाकी असम्बलियों से चाहिए। और इतनी वो चीज़ें कर दी गई हैं कि भी आप इसमें से, इस निज़ाम में से दाएँ बाएँ आप नहीं हो सकते हैं। दुनिया, लोगों ने अपने मुल्कों के निज़ाम बदले, लोगों ने अपने मुल्कों के नाम बदले, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बदल दी हैं। हम जनाब पूज रहे हैं 4 सूबों को, बुत बना के पूज रहे हैं, और कि 4 सूबों से बाहर नहीं निकला। इंडिया में पता नहीं कितने सूबे बन गए, कमीशन बना हुआ है सूबे बनाने के लिए। बातें बहुत लंबी हैं नाजरीन, और सारी बातों की एक बात कि मौजूदा जमहूरी निज़ाम में इस मुल्क की तबाही है, बर्बादी है, अदम इस्तेकाम है। ज़्यादा कोई इलेक्शन नहीं होने चाहिए, किसी सूरत में भी इलेक्शन नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में तसलसल उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक आर्मी की क़यादत में, फ़ौज की क़यादत में एक सेटअप 20 साल तक नहीं चलता, तब तक इस मुल्क में कोई किसी किस्म का इस्तेकाम नहीं आएगा। 3 साल तक के लिए ये सारे, ये जिसकी भी सपोर्ट आती है वो उस सपोर्ट के साथ होता है, और वो जब घर जाता है तो दूसरा भी घर जाता है, और कोई इसमें कोई गारंटी किसी किस्म की नहीं है। ये जो सेटअप आ रहा है, आने वाला जो हम देख रहे हैं, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। मुल्क में 20 साल तक एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और पॉलिसियों का तसलसल होना चाहिए। टेक्नोक्रेट्स को लेके आएँ, डंडे के ज़ोर पे आएँ, और ये जो आइन कानून, ये सारी बातें हवाई बातें, इनको छोड़ें, मुल्क का सोचें। जब मुल्क को के आइन की और कानून की माँ बहन ज़ाती वो उसके लिए इंतकाम के लिए की जा रही हो, तो यार मुल्क के लिए तो ज़्यादा बेहतर है कि भी अगर मुल्क के लिए कुछ बेहतर चीज़ करनी है तो कर लें इसको। बेड़ा कौन आइन पे अमल कर रहा है इस पाकिस्तान? कौन से कानून पे कोई अमल कर रहा है? लेकिन वो किस लिए लाकानूनियत हो रही है, किस लिए आइन शिकनी हो रही है? मफादात ज़ाती हैं, इंतकाम ज़ाती है, मुल्क के लिए नहीं सोचा जा रहा। तो मुल्क के लिए कर लेना, बनाए ना 20 साल के लिए एक लीडरशिप काउंसिल बनाएं, एक गवर्नमेंट बनाएं, सारे रंदे फेरें, फिर पता चलेगा कि भाई कौन पाकिस्तान के लिए मुखलस है। तो ये है असल बात, मसले का हल है। आज नहीं तो कल इसी तरफ जाना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी इस मुल्क में अमन आएगा, इस्तेकाम आएगा और एक मुल्क तरक्की करेगा। इस निज़ाम में तबाही के अलावा कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच।